हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एग्जाम्पलर की इस सीरीज में। और आज हम आप पहुंचे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है और हमें आंसर भी कुछ ज्यादा इलैबोरेट करके देना होता है, बहुत डिटेल में हमें लिखना होता है। डिटेल में लिखने के समय हमें यह भी ध्यान में देना है कि हम कुछ फालतू की चीजें लिख करके अपने पेज को ना भर दें, बहुत ज्यादा वर्डिंग में ऐसा भी ना कर दे कि बहुत फालतू की चीजें उसमें आ जाती हैं। टू द पॉइंट लिखना है, जितना एक्सप्लेन किया जाना चाहिए बस उतना ही एक्सप्लेन करना है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके देखते हैं कि हमसे एक एक करके कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में इस चैप्टर से ये रहा, और पहला सवाल कहता है कि इन ए प्लांट टॉलनेस इज डोमिनेंट। एक प्लांट की बात की जा रही है और वो प्लांट कैसा है, तो वो टॉल प्लांट है और टॉलनेस उसमें डोमिनेंट है। दैट इज कि कैपिटल टी की कहानी है ओवर ड्वार्फनेस। तो यहां पर हम समझ जाएंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात है। एंड रेड फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। तो यहां पर एक और केस आ रहा है, दैट इज कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, एंड स्मॉल आर इज फॉर व्हाइट। कह रहा है कि स्टार्टिंग विद द पेरेंट्स वर्क आउट ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पेरेंट्स से शुरू करना है कहानी और हमें एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डाई हाइब्रिड रेशियो, और स्टैंडर्ड डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, Do you think the values would deviate if two genes in a question in questions are interacting with each other? तो ये वाले सेकेंड पार्ट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो पहला कह रहा है कि टॉलनेस है और ये वाला कंडीशन है। तो अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो यहां पर कैपिटल टी जो टॉल रेड है और ड्वार्फ व्हाइट के लिए यहां पर हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी होगी। एज ए रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कैपिटल टी, यहां सर जो गैमेट आया दैट इज कैपिटल आर एंड कैपिटल टी, ये वाला कंडीशन है। और यहां से स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये दोनों के मिलने से कंडीशन जो बनी दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, जो यहां पे हमें दिख रहा है दैट इज द टॉल रेड। इससे करवा दो सेल्फिंग करवाने के लिए हमें 4 गैमेट्स हमारे पास आ चुके हैं। दैट इज एक है हमारे पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, यहां पर कुल 16 ऑफ स्प्रिंग्स हमें मिलने वाले हैं। जब ये कैपिटल टी ये दोनों मिलते हैं तो कैपिटल टी और आर मिलके ये कंडीशन, और ये बता रहा है कि यहां पर टॉल रेड हो जाएगा। सेम यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां से आ जाएगा सर कैपिटल टी इधर और यहां से स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इस वाले केस में यहां से कैपिटल टी उठ के आया, यहां से भी कैपिटल टी आया, यहां पे कैपिटल आर और स्मॉल आर यहां पे मिलके टॉल रेड बना रहे हैं। इस वाले केस में हम देखेंगे कि कैपिटल टी आया स्मॉल आर और स्मॉल आर आके यहां पे टॉल व्हाइट फ्लावर बना रहे हैं। टॉल व्हाइट वाली केस है। इस वाले केस में पहले कैपिटल टी आएगा, फिर स्मॉल टी आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो टॉल रेड यहां पे देखने को मिल रहा है। इस वाले केस में कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर, तो टॉल व्हाइट यहां पर हमें देखने को मिला। इस वाले केस की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर के बाद टॉल रेड है यहां पे। इस वाले केस की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर टॉल रेड है यहां पे। इस वाले केस की बात करें तो स्मॉल टी और कैपिटल आर है दैट इज ड्वार्फ रेड है यहां पे। इस वाले केस की बात करें तो स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फ रेड है यहां पे। यहां पर हमें कैपिटल टी आ गया, यहां से स्मॉल टी आ गया, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल आर, तो ये कंडीशन। इस वाले केस में कैपिटल टी उतरा, यहां से स्मॉल टी, यहां से स्मॉल आर और स्मॉल आर, यहां से स्मॉल टी, यहां से भी स्मॉल टी, यहां से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, तो ड्वार्फ रेड मिल गया। और साथ साथ यहां पे स्मॉल टी स्मॉल आर, तो यहां पे ड्वार्फ व्हाइट मिल गया यहां पे। इस तरीके से हमें कहानी कुछ देखने को मिल रही है। अगर हम इसके बारे में कहता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डाई हाइब्रिड रेशियो, तो स्टैंडर्ड डाई हाइब्रिड रेशियो की बात करें तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें
तो ये हो जाएगा सर 1:2:1:4:2:1:2:1, ठीक है। और अगर हम बात करें अगर हम इसके फिनोटिपिक रेशियो की बात करें अगर हम सर, तो फिनोटिपिक रेशियो इसका बहुत आसान है, हमने पढ़ा है, दैट इज कि 9:3:3:1 यहां पर के निकल करके आ जाएगा। दैट इज टॉल रेड है यहां पे, टॉल व्हाइट है यहां पे, फिर यहां पे ड्वार्फ रेड है यहां पे, और फिर यहां पे ड्वार्फ व्हाइट है यहां पे। दैट इज 9:3:3:1। ये जीनोटिपिक रेशियो और वो हो गया फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो इसको आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लिया, चलते हैं आगे बढ़ गए। और इसके दूसरे पॉइंट को अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज कि क्या है वो, तो दूसरे पार्ट में कहता है कि डू यू थिंक द वैल्यूज वुड डेविएट इफ द टू जीन्स इन ए क्वेश्चन आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यहां पर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यहां पर फॉलो कर रहा है, और हमें पता चल रहा है कि प्लांट का हाइट जो है वो उसके फ्लावर के कलर से किसी तरीके से एक दूसरे पे वो दोनों डिपेंडेंट नहीं है। उसके कलर का आना और उसके प्लांट के हाइट का, इन दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें बता रहा है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि डू यू थिंक द वैल्यूज वुड डेविएट इफ द टू जीन्स इन ए क्वेश्चन आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आंसर है कि व्हेन द जीन्स आर लिंक्ड, जब जीन्स लिंक्ड हो जाएंगे, दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां पर नहीं होगा, बट रिमेन टुगेदर इन द गैमेट्स। लेकिन यहां पर यह भी बात है कि गैमेट में तो दोनों आएंगे। एंड द ऑफस्प्रिंग गिव ए डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ 3:1 एंड शो ए टेस्ट क्रॉस ऑफ 1:1 इंस्टेड ऑफ 1:1:1:1। तो ये कुछ कहानी हमें देखने को मिल जाएगी, तो इसको भी नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन ह्यूमंस मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। मेल्स की बात करें अगर इंसान के अंदर, तो ये हेट्रोगैमेटिक होते हैं जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ XY, और यहां पर फीमेल्स आर होमोगैमेटिक जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ X एंड X। एक्सप्लेन। फिर कहता है कि आर देयर एनी एग्जांपल्स वेयर द मेल्स आर होमोगैमेटिक। तो हमें ऐसा कोई एग्जांपल देना है। तो यहां पर याद है हमें ZZ और ZW टाइप करके हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है, जहां पे हमें बताना है कि मेल्स जो है वो होमोगैमेटिक है, और ये जो होते हैं ये मेल्स होते हैं सर, और ये फीमेल्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि मेल जहां होमोगैमेटिक है और फीमेल जो हेट्रोगैमेटिक है। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि मेल जो है यहाँ पे ये होमोगैमेटिक है, और यहां पर फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक है, ठीक है। और ये कंडीशंस हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है। बर्ड्स की बात करें अगर एग्जाम्पल ले लें तो हम कह सकते हैं कि सर पिकॉक में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है। इस वाले केस की बात करें तो फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी, बट इंसानों में अगर हम बात करें तो मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो वही चीज हमसे पूछा है, तो कहता है कि बर्ड्स आर द एग्जांपल्स वेयर मेल आर होमोगैमेटिक। तो मेल यहाँ पे होमोगैमेटिक है और फीमेल जो है हेट्रोगैमेटिक है, जस्ट बिकॉज कि Z एंड Z मेल में मौजूद है, ZW जो है वो फीमेल्स में मौजूद है। Female heterogametic as birds have the different sex determining mechanism where the two different types of gametes in terms of sex chromosomes are produced by females, जो female heterogametic होती हैं। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर B के तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा गया है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि बर्ड्स में ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। दूसरा सवाल हमसे कुछ यूं पूछ रहा है कि ऑल्सो डिस्क्राइब एज टू Who determine the sex of an unborn child। तो अनबॉर्न चाइल्ड के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है। बेसिकली अगर हम बात की जाए इसमें, तो जो बच्चे का जन्म नहीं होता है, अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान में मेल पेरेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी। आगे की बात बोल रहा है कि मेंशन वेदर टेम्परेचर हैज अ रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, और हमें बताना है कि क्या टेम्परेचर का कोई रोल होता है किसी भी बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अगर होता है तो वो कैसे है, उस चीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो हम जान रहे हैं किसी भी अनबॉर्न बेबी के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है बाय हिज फादर, बट इन सम केसेस जहां पर फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलता है, उस वाले केस में यहां पर हम स्लैश करके लिख सकते हैं कि फादर या फिर मदर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन बेबी। फिर कहता है कि इन सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स की कहानी है, दे यूज इंक्यूबेशन टेम्परेचर
To determine sex, in some species the pattern in the egg is extreme low or high temperature become male and egg in the medium temperature becomes medium temperature. जब हाई टेम्परेचर होता है इनमें रिजल्ट क्या होता है कि हाई टेम्परेचर के बाद दो कंडीशन है, हाई टेम्परेचर अगर वहां देखने को मिलता है तो वहां पर मेल्स का जन्म होता है, और वहीं पे साथ साथ अगर मीडियम टेम्परेचर की बात की जा रही है तो मीडियम टेम्परेचर अगर है तो यहां पर फीमेल्स की प्राप्ति होती है। तो इस वाले केस में हमें देखने को मिला है कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, तो हम कह सकते हैं दस टेम्परेचर हैज आल्सो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ एक्सेप्शन की कहानी है, तो यहां पर हमने देखा हाई टेम्परेचर के कारण मेल एंड लो टेम्परेचर, लो इन सेंस की जो मीडियम टेम्परेचर है उसमें फीमेल्स की प्राप्ति हो रही है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर का भी रोल होता है किसी भी बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे, हमारे से क्या पूछा गया है। तो कहानी आ चुकी है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये बोल रहा है कि ए नॉर्मल विजन्ड वुमन, एक नॉर्मल विजन्ड विमेन है हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरीज ए नॉर्मल विजन मैन। एक कोई वुमेन है जो नॉर्मल है और लेकिन उसके फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो फादर साहब क्या है, यहां पर हम यहां पे कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि फादर जो है यहां पर कलर ब्लाइंड है, ठीक है। और साथ साथ कहता है कि इसकी जो डॉटर है दैट इज द विमेन, वो जो है विमेन जो है ये नॉर्मल है, ठीक है। और फिर कहता है कि एक नॉर्मल विजन मैन के साथ इसने जो शादी की है ये मैन भी नॉर्मल है, ठीक है। अब कहता है व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स एंड डॉटर्स टू बी कलर ब्लाइंड। अब ये बताना है कि इनके जो बच्चे आएंगे, मतलब इस दोनों के जो बच्चे आएंगे यहां पर इनके डॉटर्स या फिर इसके जो सन होंगे, इनमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कलर ब्लाइंड होंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए पेडिग्री चार्ट। तो एक पेडिग्री चार्ट के रूप में हमें बना करके समझाना है, ठीक है। कंडीशन हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं और यहां पर जो चीज है इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से कि हमने देखा है कि फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है। दैट इज बिकॉज कि फादर के पास एक्स और वाई है, और मदर की अगर हम बात करें तो मदर से हम जानते हैं कि मदर के पास एक्स और एक्स है। तो मदर के पास एक्स एक्स है और फादर के पास एक्स वाई है, और डॉटर जो है दैट इज कि ये जो डॉटर जो है वो उनको क्या है कि वो भी नॉर्मल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फादर को कोई प्रॉब्लम है, दैट इज वाई कि फादर के एक्स और इसके एक्स से इस डॉटर में कुछ चीजें आ गई। लेकिन ये डॉटर नॉर्मल इसलिए है क्योंकि डॉटर को कलर ब्लाइंड होने के लिए जरूरत था कि इसके दोनों एक्स को डिफेक्टिव होना होगा, मतलब कहीं ना कहीं मदर जो है वो भी कैरियर रही होंगी। लेकिन यहां पर ऐसी चीजें नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मदर जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, और ये वाला कंडीशन यहां पर नहीं है। आगे इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि ये इसने नॉर्मल इंसान के साथ शादी की है। कहने का मतलब ये है कि इसने जो शादी की है दैट इज विथ ए नॉर्मल एक्स एंड वाई। तो इसके बाद जो इसके कुछ ऑफस्प्रिंग्स आएंगे दैट इज कुछ एक्स एक्स आ सकता है, कुछ एक्स वाई हो सकता है, कुछ एक और एक्स एक्स और एक और एक्स वाई है। तो हमें बताना है कि इनके बच्चों में ये कलर ब्लाइंड के चांसेस कितने हैं। चूंकि ये नॉर्मल है तो इसके पास नॉर्मल एक्स और नॉर्मल वाई दोनों है, इसके पास एक डिफेक्टिव एक्स है और एक नॉर्मल एक्स है। तो अगर इसका एक डिफेक्टिव एक्स इसके नॉर्मल एक्स के साथ आकर के इस डॉटर को बना रहा है तो ये कैरियर तो हो सकती है बट बाहर से ये नॉर्मल है। इस वाले केस में बात करें अगर इसका ये डिफेक्टिव एक्स अगर इसके वाई के साथ मिल रहा है तो हम यहां पे ये डिफेक्टिव एक्स को अगर इस तरीके से देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कलर ब्लाइंड होगा। इस वाले केस में अगर इसका नॉर्मल एक्स इसके एक्स के साथ मिलता है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है और ये नॉर्मल कंडीशन शो करने वाली है। इसका नॉर्मल इसके वाई के साथ मिलता है तो ये भी नॉर्मल कंडीशन शो करने वाली है। पेडिग्री एनालिसिस में देखते हैं कि हमने कलर कर दिया, जस्ट इसका मतलब ये है कि इन्फेक्टेड है। यहां पर ये बता रहा है कि एक कैरियर है, ये नॉर्मल है।
इसके कुछ बच्चे हैं और यहां पर जो ये वाला जो डॉटर है, ये वाली जो डॉटर है, ये कैरियर है, ठीक है, ये शी इज द कैरियर, शी इज द कैरियर, क्योंकि इसके पास जो फादर से एक्स आया है वो तो बिल्कुल ही हमें दिख रहा है कि वो कैरियर इसको होना ही होगा। ये नॉर्मल है और इसके कुछ बच्चे हुए, तो यहां पर दिख रहा है कि पहले केस में यहां पर ये, चूंकि ये वाला केस है तो पहले केस में ये कैरियर है लेकिन बाहर से नॉर्मल है। सेकेंड केस में ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि इसके एक्स और इसके वाई के मिलने से इसको कलर ब्लाइंड हो जाएगा। यहां पे ये नॉर्मल, ये वाला अगर कंडीशन दिखता है तो ये नॉर्मल है, अगर ये वाला कंडीशन है तो भी यहां पर नॉर्मल है। तो इस तरीके से हमने समझा पेडिग्री एनालिसिस। ये नॉर्मल कंडीशन में, अब इसको पेडिग्री में बना दे, इसको कलर करने का मतलब है कि वो अफेक्टेड है, जो कलर नहीं है इसका मतलब है वो नॉर्मल है, या फिर हो सकता है कि वो कैरियर है, और फिर ये यहाँ पे कलर्ड है मतलब कि ये हो सकता है कि ये कलर ब्लाइंड है। तो इस तरीके से हमने समझा इसको कि कैसे ये कलर ब्लाइंड हो सकता है या फिर कौन कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो ये रहे उसके कुछ प्रोबेबिलिटीज कि हो सकते हैं उसके जितने भी सन होंगे, जितने भी लड़के होंगे, उसमें 50% चांसेस है कि हो सकता है वो कलर ब्लाइंड हो और 50% चांसेस है कि वो कलर ब्लाइंड ना हो, ठीक है। और डॉटर्स को तो कलर ब्लाइंड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जस्ट बिकॉज कि फादर के एक्स बिल्कुल ही सही हैं, तो डॉटर कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होगी, वो बस कैरियर, हद से हद वो कैरियर हो सकती है। लेकिन अगर लड़कों की बात करें तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि हाँ उसको कलर ब्लाइंड वो हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर वो कोई डिफेक्टिव वाला एक्स जो है वो अगर उस बच्चे में आ जाता है। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, और चौथा सवाल हमसे क्या बोल रहा है, एक नजर डालते हैं इसके ऊपर। तो चौथा सवाल हमसे कहता है कि डिस्कस इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन एंड स्टूडेंट इन द एरिया ऑफ जेनेटिक्स। तो इन दोनों ने जेनेटिक्स में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो इनके बारे में हमें बताना है, इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टी.एच. मॉर्गन से हम शुरू करते हैं। टी.एच. मॉर्गन की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1933 में नोबेल प्राइज जीता था, और उनके कंट्रीब्यूशंस क्या थे, तो मेंडल वर्कड ऑन द फ्रूट फ्लाई दैट इज द ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर इन्होंने काम किया था, एंड प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। यहां पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज उन्होंने दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो था उसको भी इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसका दिया था यहां पर इन्होंने। He stated and established that the genes are located on the chromosome। जीन जो है वो क्रोमोसोम पे मौजूद है, इस बारे में भी इन्होंने बताया था कि जितने भी जीन्स हैं वो कहीं और नहीं बल्कि इसी क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स इस तरीके से मौजूद हैं। He established the principle of linkage, crossing over, sex-linked inheritance and discovered the relationship between the gene and chromosome। तो जीन चूंकि क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है इसके बारे में इन्होंने बताया था, और जीन जो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है इसका क्या रिलेशन है, इसके इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया था। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने बताया था। He established the technique of chromosome mapping। क्रोमोसोम मैपिंग के बारे में उन्होंने बताया था। क्रोमोसोम मैपिंग के बारे में इन्होंने बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं। और फिर उन्होंने बताया था ही ऑब्जर्व्ड एंड वर्कड ऑन द म्यूटेशन। म्यूटेशन के ऊपर भी काम किया था, और म्यूटेशन एक ऐसी चीज है जिसके वजह से डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आता है एंड रिजल्ट्स इन बहुत तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर्स में वो चेंज आ जाता है। बहुत तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है, इंक्लूडिंग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एज वेल एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। So this was something about the contribution of Morgan in the field of genetics। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं स्टर्वेंट के बारे में कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इस एरिया में। अगर इन भाई साहब की बात करें तो इन्होंने, ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे एंड वाज गिवन द नेशनल मेडल ऑफ साइंस इन 1967। और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने भी ड्रोसोफिला को चुना था, और फिर इनकी बात करते ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम व्हाइल वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। His main contribution to science include his analysis of genetic linkage group। genetic linkage group के बारे में बताया था, which becomes the classical method of chromosome mapping that is still used today, और आज भी हम इसे यूज करते हैं। बात है 1913 की। He determined that the genes were arranged on the chromosome in a linear fashion like beads on a necklace। He also showed that the genes for any specific trait was the fixed location। मतलब एक अपने फिक्स लोकेशन पर होता है। कहने का मतलब इसका ऐसा है कि अगर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर कोई जीन है, फॉर एग्जांपल जीन G1 है, यहाँ पर ये जीन G2 है, यहाँ पर कोई जीन G3 है,
तो इनका लोकेशन फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि जीवन की जगह कभी G2 पे पाया जाएगा, कभी G3 पे, सब अपने जगह पर फिक्स है और वहां पर से वो अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, स्पेसिफिक ट्रेट के लिए वहां पर वो बैठे हैं, उनका वो फिक्स होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्होंने बताया था। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखना है, दैट इज की his work on Drosophila proved that the two closely related species showed newly recurring mutation that were allelic and thus probably identical. His works also helped to determine the genetic role in sexual selection and development and displayed the importance of chromosomal crossing over in mutation. तो म्यूटेशन में जो क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोमल के, इन सारी चीजों के बारे में इसने बताया था। कहता है कि द कंट्रीब्यूशन वाज हिज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट दैट ही फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रोमोसोम ओवर between the two genes could help to determine their proximity on linear genetic map. His experiments determined that the frequency of double crossing over can be used to deduce gene order. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का भी यूज किया गया था। हमें जहाँ तक याद आता है कि फ्रीक्वेंसी का यूज करके इन्होंने एक मैप तैयार किया था, जिसके बाद से इन्होंने डिस्टेंस पता किया था दो जीन्स के बीच में का। तो ये सारे कंट्रीब्यूशंस थे इनके। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि उधर जल्दी हमसे क्या पूछा गया है, एक नजर डालते हैं। आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि डिफाइन एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी के बारे में हमें बताना है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉलीप्लॉइडी, और पॉलीप्लॉइडी के बारे में भी हमें बताना है। और हम फिर एक डिस्कशन करेंगे कि एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी किस तरीके से दो अलग अलग टर्म है। इसके बाद हमें बताना है कि डिस्क्राइब द इंडिविजुअल्स हैविंग द फॉलोइंग क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज। तो जिसका 21st क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी है, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रखी है, उसके बारे में डिस्कशन है। एक्स, एक्स वाई एंड एक्सओ, इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एनियोप्लॉइडी के बारे में हम बता दें कि जब सेग्रीगेशन के दौरान कुछ दिक्कत आ रही होती है और क्रोमैटिड्स के सेक्रेशन में कुछ फेलियर्स देखने को मिलता है, तो सेल डिवीजन के दौरान, तो इस रिजल्ट में क्या होता है, गेन हो जाता है या लॉस हो जाता है क्रोमोसोम्स का। फॉर एग्जाम्पल कि 2n+1 हो जाता है कभी कभी, या फिर 2n-1 हो जाता है। इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं और इस कंडीशन को हम लोग कुछ और नहीं बल्कि एनियोप्लॉइडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो साइटोकाइनेसिस जो टीलोफेज के दौरान हो रहा होता है, उसमें फेलियर आने से क्या होता है, द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन एन इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पूरे का पूरा सेट जो क्रोमोसोम का है वो वहां पर जो है यहां पर क्या होता है, वहां पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट जो है वो वहां पर इंक्रीज हो जाता है, और इस कारण से और इस चीज को हम लोग पॉलीप्लॉइडी का नाम देते हैं। तो एनियोप्लॉइडी में गेन और लॉस होता है किसी एक क्रोमोसोम्स का या फिर किसी एक क्रोमोसोम का, या फिर यहाँ पे 2n+2 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। लेकिन इस वाले केस में क्या, पूरे के पूरे क्रोमोसोम के सेट जो है वो वहां पर बढ़ जाते हैं, तो इस वाले केस को हम लोग पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट ए, बी एंड सी। तो ए, बी और सी के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज की 21st क्रोमोसोम पे अगर ट्राइसोमी हुआ है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो हम जानते हैं कि जब 21st सेट ऑफ क्रोमोसोम पे अगर ट्राइसोमी हो जाता है तो उस चीज को हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जब हम 21 पे पहुंचते हैं तो इसका ट्राइसोमी देखने को हमें मिलता है। इन नॉर्मल केस ट्राइसोमी होने के कारण जो 46 है इसमें एक ऐड हो जाता है, एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पर हमें 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो कहता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। अगर हम XX और Y की बात करें तो XXY की अगर हम बात करते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द X क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द कैरियोटाइप 47। तो इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में भी एक एडिशनल कॉपी जुड़ जाता है X का, और यहां पर इस तरीके से कोई चीजें देखने को मिलती है, और यहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो आगे जाकर के 47 हो जाता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के नाम से हम इस चीज को जानते हैं, और इस कारण से क्या होता है, यहां पर कुछ फेमिनिन कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। इन मेल्स में फेमिनिन कैरेक्टर मिलता है, ये मेल होने के बावजूद फीमेल्स के कुछ कैरेक्टर्स को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इनमें लिटिल ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, एंड दिस बिकॉज, और इस कारण से क्या होता है, जो मेल के कुछ कैरेक्टर होने चाहिए वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। सो ये रहा, एंड दिस इज नोन एज दी क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम।
तीसरा केस है हमारे पास XO टाइप, और यहां पे हमें देख लेना चाहिए कि XO का मतलब है कि ये फीमेल्स में होना था, लेकिन फीमेल्स होने के लिए जरूरत थी कि XX का होना, लेकिन यहां पर एक X मौजूद नहीं है, और एज ए रिजल्ट यहां पर ये चीज हुआ। तो फीमेल्स के अंदर ये पाया जाता है, और फीमेल्स के अंदर जो फेमिनिन कैरेक्टर होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं दब जाता है, और इस चीज को हम लोग टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। चीज यहां पर क्या हो रहा होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होना चाहिए था हमारे पास 46, तो जिसमें से एक X निकल जाता है, तो यहां पर बचता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 45, तो यहां पर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। और वही चीज ये कह रहा है कि द डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X क्रोमोसोम्स दैट इज 45 विथ एक्सो कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। तो ये तीन चीजें हैं कि अगर ट्राइजोमी होता है तो ट्राइजोमी में हम समझ जाएंगे कि दैट इज द डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इज डाउन सिंड्रोम। अगर एक X ज्यादा मौजूद है तो दैट इज क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, और यहां पर एक X अगर कम है तो दिस इज द टर्नर सिंड्रोम। तो ये तीन केसेस हैं इसके, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से किया हमने अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट। तो इस चैप्टर से हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को किया है कंप्लीट, देखा है कि किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं और हम कैसे उसका आंसर कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर से बचता है एक पॉइंट, दैट इज द केस बेस्ड क्वेश्चन। उसको कंप्लीट करके हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसके बारे में। साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट द मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। फ्री एजुकेशन देने की मुहिम ने हमने आपके लिए हजारों वीडियोस बनाए हैं, जिनको देख करके आप अपने नॉलेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को। यहां पर आकर के आपको अपने वीडियो को, अपने क्लास को चुनना है। क्लास को चुनने के बाद आपको जाना अपने सब्जेक्ट पे, अपने चैप्टर पे, उसके बाद अपने लेक्चर्स पे, और जो भी लेक्चर आपको देखना है आप उसे देख करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसी अच्छे बात के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।